Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक क्षेत्र के वरिष्ठ विश्लेषक और प्रखर पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Puneet ji, welcome to the program and thank you, Manoj ji. On this Friday evening, the headlines. With 6 coal mines in 4 states auctioned, a total of 92 coal mines have been auctioned so far under commercial auctions. To make India self-reliant in the defence sector, government signs 100 contracts with Indian vendors for defence equipment. And key domestic benchmark indices snap 3-day losing streak. Sensex gains 480 points, Nifty above 19,500. 4 राज्यों में 6 कोयला खदानों की नीलामी के साथ वाणिज्यिक नीलामी के अंतर्गत अब तक कुल 92 कोयला खदानों की नीलामी हुई। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 100 से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए और घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थमा। सेंसेक्स 480 अंक कुचला, निफ्टी 19,500 के ऊपर आकर हुआ बंद। 4 राज्यों में 6 कोयला खदानों की नीलामी का 7वां दौर सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। 2 कोयला खदानों में पूर्ण अन्वेषण और 4 खदानों में आंशिक रूप से अन्वेषण हुआ है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इन खदानों का भूगर्भीय भंडार 2,105 मिलियन टन से अधिक है। वाणिज्यिक नीलामी के अंतर्गत अब तक कुल 92 कोयला खदानों की नीलामी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इन खदानों के कोयला उत्पादन से आयात किए जाने वाले थर्मल कोयले की मांग कम करने और सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। पुनीत जी, सबसे पहले हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे और देश में जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसमें जो कोयला की भूमिका है और ताजा जो कह लें कि नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई है उससे क्या असर पड़ेगा कोयला क्षेत्र पर, ऊर्जा उत्पादन पर। मनोज जी, जैसा आप जानते हैं कि कोयला क्षेत्र जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जैसा मतलब एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर कंस्ट्रक्शन, देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें। तो भारत की जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है, पावर प्रोडक्शन है, करीब करीब 80% उसका जो फ्यूल है वो कोयला प्रोवाइड करता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक ये योगदान करता है पूरी अर्थव्यवस्था में। और जैसे आपने बताया कि आज 7th राउंड ऑफ ऑक्शंस हुआ है। कुछ वर्ष पहले तक आप जानते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर को ये हक नहीं था कि वो कोयला माइन कर सकें और कमर्शियली बेच सकें। तो ये जो राउंड है, 7 राउंड की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो कोयला खदानों को ऑक्शन में खरीदती हैं और वो कमर्शियल बेसिस पे, उससे पहले कैप्टिव पावर के लिए आप यूज कर सकते थे कोयले को, लेकिन अब आप कमर्शियल बेसिस पे कोयले को बेच सकते हैं। मैं आपको इसका जैसे आप अंदाजा लगाएंगे, आज 6 माइंस आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें करीब 700 करोड़ रुपए का अपफ्रंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो फीस दी कंपनीज ने। और वो 700 करोड़ रुपया सरकार ने पूरा स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों को, वो 700 करोड़ रुपया सरकार ने दिया फॉर द सोशल डेवलपमेंट। तो एक तरफ तो हम अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आपने कहा जैसे कि हम कोयले को के सबसे बड़ा रिजर्व है भारत में, वो घट करके 20% रह गई है। उसके बावजूद भी करीब 1 बिलियन टन हम कोयला प्रोड्यूस करते हैं एक साल में और 200 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि जो कोयला क्षेत्र की मैं पूरी बात करूं, बहुत बड़ी बात है, कहना मुश्किल होगा इतने कम समय में, पर ये बहुत ही और बड़ा रिफॉर्म है। पिछले 7-8 वर्षों में जो ऑक्शंस हुई हैं
मैं आपको बताता हूं कि उन्हीं ऑक्शंस का जो 92 माइंस हम बात कर रहे हैं, करीब 34,000 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू जनरेशन है इन 92 माइंस से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एक डेवलपमेंट है इकोनॉमी के लिए। और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में ये पूरे क्षेत्र को माइनिंग सेक्टर रेवोल्यूशनाइज करेगा। ये अभी हमने देखा लिथियम में भी सरकार ने अलाउ किया है कमर्शियल माइनिंग, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मुझे लगता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो कोयला क्षेत्र में जो ऑक्शन और जो कमर्शियल माइनिंग का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में। जी Puneet ji, the effect of this on our export-import balance, because definitely that will improve. So what do you think that will be? No, it's a huge component. Like I mentioned earlier, 40 to 50% of our coal requirement, despite the fact that we are the largest, we have the largest reserves. I mean, we were importing. And now we have cut it to about 200 million tons, about 20% of our requirement. And I think another 4-5 years, India could even be a net exporter of coal. So from being a net importer of about $40-50 billion worth of coal every year, we could probably not only save those $40-50 billion, we could probably be earning a little bit of foreign exchange, plus the employment, plus the revenues that state governments receive. And it's huge. The impact of the coal sector is almost all pervasive. It touches everybody's lives in one way or the other. Right. Moving on to our next story, the government has signed 100 contracts with Indian vendors for capital procurement of defence equipment to make India self-reliant in the defence sector. A total of 122 contracts have been signed so far in the last 3 financial years. Raksha Rajya Mantri Ajay Bhatt said this in a written reply to a question in the Lok Sabha today. He said the government has taken adequate steps to make the country self-reliant by developing indigenous advanced technologies and complex systems. Mr. Bhatt said Defence Acquisition Procedure 2020 has been promulgated to maximize acquisition of defence equipment through indigenous sources and to promote domestic manufacturing. The minister said 2 defence industrial corridors have been set up in Uttar Pradesh and Tamil Nadu to catalyze indigenous production of defence and aerospace-related items. He said that the ministry has also directed the spending of an amount of 1,500 crore rupees towards procurement from start-ups. So, Puneet, this whole, movement towards saying, of course, Atmanirbhar Bharat, very, very important, but to be self-reliant. Imports like recently imports of laptops and computers, of course, it was a security concern, but that has been banned. And now again to become self-reliant. So in terms of jobs, in terms of, because that's a huge area of concern for us, because if we really want India to grow, how do you see all this self-reliance panning out? So, essentially, if you see, this is a very important piece of the larger jigsaw puzzle, which is to make India not only a technologically advanced economy. We are looking at making India economically strong on the global stage, reducing dependence on other nations for our critical needs, and also now providing social welfare through employment generation, etc. So defense sector again, just to give you numbers, so we can talk about these, but I think numbers tell a very important story. Overall, if you look at under Atmanirbhar Bharat, the contracts for defense equipment in India are now exceeding 2 lakh crore rupees. So in last 6-7 years, more than 2 lakh crore of defense equipment has been procured from within India. And a lot of this is high technology items. They are not no longer small arms and non-critical items. It includes fighter jets, it includes submarines, warships, it includes space items, missiles. So, and in fact, in India now, of course, we have become an exporter of defense items, whereas we were largely importers of defense equipment earlier. So, that's one. So, I think overall perspective, it saves us a lot of foreign exchange. It saves us dependence on other nations in times of crisis, which a war always is. So, I think that is extremely important. Besides, of course, it gives huge impetus to the entire economic development. Another part, which is again a very, it's a very thoughtful thing to do within this larger program or defense acquisitions. Right. The fact that there is this whole emphasis on procuring items from startups, SMEs, MSMEs. To my estimate, I think more than 250 contracts have been signed with under what is called IDX, the Innovations for Defense Excellence program of the government, where they buy defense equipment from startups and MSMEs.
Now, these kind of programs, I think this year alone, more than 2,000 crores will be spent on such acquisitions. So you can see it's not just buying from big firms benefiting a few people. It benefits the forces, it benefits a large number of companies across the spectrum of industrial size. I think we must look at it in that perspective. पुनीत जी, बड़े मतलब कह लें कि कम शब्दों में आपने बहुत गहन विषय को सामने रख दिया है, लेकिन इसी रक्षा क्षेत्र पर और जो बदलाव आ रहे हैं पिछले 4, 5, 6 वर्षों का आपने आंकड़ा रखते हुए कहा कि किस रूप में परिवर्तन आया है रक्षा क्षेत्र में। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि पहले के दशकों में देखा जाता था कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेने में सरकारें भी डरती थी और बहुत लंबा समय लग जाता था और मामला अटका रह जाता था। अब लगभग 1,500 करोड़ रुपए के मूल्य के सामान स्टार्टअप कंपनियों से रक्षा मंत्रालय खरीदने जा रही है। यहां पर मैं ये समझना चाहूंगा आम श्रोताओं के नजरिए से कि जो हमारी स्टार्टअप कंपनियां हैं, आमतौर पर माना जाता है कि नई कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, क्या तकनीकी रूप से कौशल के स्तर पर यह जो डिफेंस सेक्टर का अधुनातन रिसर्च जिसे कहा जाता है उस कसौटी पर और जो गुणवत्ता होती है उस कसौटी पर खरी उतरती है और इनके उत्पाद हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं? मनोज जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने सवाल पूछा और ये हालांकि अगेन मैं कहूंगा कि टाइम का कांस्टेंट है और इसको हम बहुत ज्यादा मैं विस्तार से नहीं बता सकता। जी जी, खुद पर्सनली जानता हूं कंपनीज जो ड्रोन कंपनीज हैं, बिकॉज आने वाले समय में वॉर की पूरी शेप और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं, ये वहां ड्रोन्स की बहुत बड़ी भूमिका है लड़ाई लड़ने में। और आपको हैरानी होगी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो सारी करीब करीब स्टार्टअप्स इकोसिस्टम से ही इवॉल्व हुई है। अब भारत में भी कई हजारों कंपनियां हैं, कई 100 कंपनीज जो है डिफेंस सेक्टर के लिए काम कर रही हैं, ड्रोन्स पर, बॉर्डर सिक्योरिटी में काम कर रही हैं, अटैक ड्रोन्स में काम कर रही हैं। तो वो एक टेक्नोलॉजी। और वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछा, टेक्नोलॉजी वो शायद बड़ी कंपनियों से आगे हैं, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज में वो प्रतिभा होती है कि वो एक नई चीज को बड़ी जल्दी अडैप्ट कर पाते हैं। तो हमने बार बार देखा है कि जो बढ़ती हुई तकनीक्स हैं और जहां पर न्यू इनोवेशंस हैं, पर्टिकुलरली तभी मैंने IDX की बात करी थी जी, फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये एक खास प्रोग्राम है सरकार का जो छोटी कंपनियों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी लाइए, उससे प्रोडक्ट लाइए। और वो रिस्क, ये आपने बिल्कुल अंडरलाइन जो करी बात कि पहले सरकारें डरती थी कोई भी प्रोक्योरमेंट करने में डिफेंस के, वो चाहती थी सेफ रहे और वो बिल्कुल भी इसके लिए कोई रिस्क लेने को भी फिर हमें नहीं होता था। पर जो डिफेंस एक्विजिशन जिसका गौरा ने जिक्र किया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोटोकॉल जो 2020 में नया आया, वो उसकी वजह से वो बहुत एक अच्छा रिफॉर्म था इस सेक्टर में। और उसकी वजह से जो एक्विजिशन हैं, जो प्रोक्योरमेंट है छोटी कंपनियों से, अब वो सुलभ हो पाई है एंड वी आर सीइंग दीज इनोवेशंस। उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में भारत आत्मनिर्भर हो सके रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह, और हमारी जो नई कंपनियां, स्टार्टअप छोटी कंपनियां हैं, वो बड़ी कंपनियों में बदल के पूरी दुनिया में रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं घरेलू शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया और रुख को पलटते हुए प्रमुख सूचकांक लगभग आधी फीसदी से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर की अगुवाई में निफ्टी भी 19,500 के स्तर से एक बार फिर ऊपर आकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 480 अंक यानी 0.74% की बढ़त लेकर 65,721 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 135 अंक यानी 0.7% लाभ के साथ 19,517 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन आज भी अच्छा दिखा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.65% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.66% की वृद्धि हुई। The benchmark indices snapped a 3-day losing streak and ended the day higher on August 4th, with the Nifty comfortably closing above the 19,500, led by information technology, banking and pharma names. The BSE Sensex was up 480 points or 0.74% to finish at 65,721. Similarly, Nifty 50 at the National Stock Exchange gained 135 points or 0.7% to end at 19,517.
In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.65% and the small-cap index rose 0.66%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 18 firms appreciated while 12 declined. IndusInd Bank surged 3.3%. Tech Mahindra gained 2.9% and Wipro rose 2.3%. On the other hand, SBI declined 2.9%. NTPC fell 1.1% and Maruti slipped 0.8%. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors gained while 4 sectors logged losses. IT and telecom, both sectors rose 1.5% each. Tech gained 1.4%. On the other side, auto and power, both sectors lost 0.4% each. Utilities fell 0.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,241 companies appreciated and 1,328 companies declined. A total of 151 shares remained unchanged. Punichi, the market had earlier shot up in what was being referred to by many as the bull run, or at least the beginning of one. And now we see that indices have been decreasing again a few days back, and now a correction today. Now, is this a part of the bull run, or was it premature to say that we had actually hit a bull run? So, interesting question, because the answer to it is very difficult. But I think if I really look at the Indian market or Indian economic story from a larger perspective, long-term perspective, then I think we are definitely in a long-term uptrend for the economy as well as for the stock markets. So what we saw in last 4-5 months, where the markets shot up a lot, in a very short span of time, the Nifty went up by about 2,500 points, more than 10-12% within 3-4 months. So that was, of course, a big boom for the market. But I think right now we are going through a consolidation phase. There are economic challenges ahead for us, largely not because of domestic factors, because of global factors. Because we are seeing economies in Europe, in many parts of the world, China particularly, slowing down significantly. And therefore, there is a larger global economic challenge for us. And in spite of it, India has been doing well. But of course, we do get affected by global trends. So I think, if you ask me, after a very sharp rise in last 3-4 months, we are going through a phase, maybe a little bit of correction in the months ahead. Then probably from next year onward, we will see this bull run resume with a lot of steam. So I think investors, they need to be careful. But if you are an investor for 3 or 4 years or 5 years, I think you need not worry. I think India is the best place for long-term investors. And this seems to be the opinion, not only our opinion, but seems to be the global opinion right now. Right. श्रोताओं, खबरों का सिलसिला हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर लौटेंगे शेयर बाजार पर ही, घरेलू शेयर बाजार पर ही। पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आज रुपए की स्थिति क्या रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 82 रुपये 84 पैसे पर बंद हुआ है। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 102.58 पर चल रहा था। पुरी जी, बाजार पर एक बार फिर से घरेलू बाजार पर लौटेंगे और आप तो लगातार लंबे अरसे से बाजार की मजबूती का कह लें कि बाजार में मजबूती बनी रहेगी, ये विश्वास श्रोताओं को दिलाते रहे हैं और समय की कसौटी पर आपके जो आकलन है वो सही साबित होते रहे हैं लगातार। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि बीते 6 महीने की जो हम आकलन करें उसमें कौन सा क्षेत्र सबसे चमकदार नजर आ रहा है अभी तक, और आने वाले जो 6 महीने होंगे या कह लें कि जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए आने वाले जो दिन हैं उनमें कौन सा क्षेत्र आपको लग रहा है जहां अपेक्षाकृत बेहतर लाभ की उम्मीद रखी जा सकती है, बाजार के उतार चढ़ाव दोनों को ध्यान में रखते हुए? तो मनोज जी, हालांकि सभी क्षेत्र में हम चाहे आईटी की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, हमने देखा है कि अच्छी परफॉर्मेंस रही है इकोनॉमी की। लेकिन मुझे लगता है जो क्षेत्र जिसने सरप्राइज किया है और वो सरप्राइज हमें करता जा रहा है और वो है बैंकिंग क्षेत्र। और पर्टिकुलरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एरिया है वो हमें बहुत ही एक चौंकाने वाले रिजल्ट्स दिखा रहा है। बल्कि आज ही जो देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके रिजल्ट्स आए और आपको हैरानी होगी कि 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा अनाउंस किया है एक क्वार्टर में। ख्याल से जहां तक मेरा अनुमान है ये सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट बाय एनी इंडियन कंपनी इन 1 क्वार्टर।
तो 17,000 करोड़ रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक क्वार्टर का जब प्रॉफिट हम देखते हैं तो मुझे बहुत उससे कॉन्फिडेंस आता है कि एक तो अर्थव्यवस्था की हालत भी अच्छी है क्योंकि बैंकिंग हर इकोनॉमी के हर क्षेत्र को टच करता है। दूसरा, जो बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। और जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम देखते थे पहले कि अच्छे नंबर रहते थे, लेकिन पीएसयू बैंक्स में चैलेंज होता था। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में जो काफी मेहनत हुई है, रिफॉर्म्स हुए हैं बैंकिंग क्षेत्र में, पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है आने वाले समय में अभी भी बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस हैं क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स बहुत कम है, 3-4 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं, डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा वैल्यूएशन अवेलेबल है। बाकी अगर हम बात करें छोटे निवेशकों की तो मुझे लगता है आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल ये क्षेत्र भी बहुत अच्छे रहेंगे। डिफेंस सेक्टर में हमने बहुत तेजी देखी है पिछले दिनों में, तो ज्यादातर क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं और काफी शेयर्स के दाम बढ़ गए हैं, तो वहां थोड़ी करेक्शन होने के बाद निवेश कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ट्रेंड रहेगा। जी Puneet, it's interesting that you mention the State Bank of India. In fact, that's our next story. State Bank of India, the country's largest lender, on Friday reported a record standalone net profit of 16,884 crore rupees for the April to June period, beating analysts' estimates driven by a rise in net interest income, healthy loan growth and lower provisions. The state-run bank had registered a net profit of 6,068 crore rupees for the corresponding quarter just a year ago. The banking behemoth's asset quality deteriorated on a sequential basis, with its net non-performing assets, NPAs, or bad loans rising to 0.71% in the June quarter from 0.67% in the previous 3 months, according to the filing. Gross NPAs stood at 2.76% for the April to June period, as against 2.78% for the March quarter. Punita, you spoke of banks and healthy performance. Of course, SBI and other banks are also, the sector has been doing well, better than, in fact, what it was 5 months ago, which was very, very sluggish. So this means more loans being given out, a greater boost in the economy. So the indicative of a banking sector doing well for the layperson is that more money is going out in circulation, and loans is one of them? Yes. So two factors are extremely important in this growth. One is, of course, the credit demand. So we have seen that the credit growth for most banks is now in the range of 13 to 15% per annum. If the economy is demanding that kind of credit growth, it shows that there is demand for money and there is a utilization for it. So there may be capital expenditure, and most of this is either from consumers or from industry. So credit growth becomes extremely important. Secondly, what we have seen is that the provisioning for bad loans has also gone down very significantly, which means that the loans that the banks are now giving are productive loans. They're not turning into NPAs. So these two factors have been extremely important. However, what we have seen is that the deposit growth has not kept pace. Deposit growth has been slightly sluggish. We have seen deposits grow at about 6 to 7%, and we have seen the deposit rates have also gone up. So, which is good for savers. So, if you have an FD, you can hope for better interest rates going forward. But yes, credit growth has been outstanding for the economy so far this year. Right. आइए खबरों को विस्तार दें, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी और लिवाली से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.1% की वृद्धि हुई। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.6% की तेजी आ जाई। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी मिलाजुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% नीचे चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में भी 0.05% की गिरावट बनी हुई थी। उधर फ्रांस का CAC 40 0.43% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। A quick look at the U.S. markets. The S&P 500 ticked lower for a third straight day as Wall Street assessed the latest corporate earnings results and struggled to shake off pressure from rising bond yields. The Dow Jones Industrial Average was down 0.19%, while the S&P 500 declined 0.25%, and the Nasdaq Composite Index fell 0.10%. Punichi,
on the international markets. We do know that India is performing spectacularly, but outside in Europe and in the US, there have been struggles. Do you think their markets have now fed in those struggles and they're kind of stabilizing at another level now? Yes. So what we have seen is that global markets, they have gone through a lot of ups and downs, but largely these markets are trading at upper end of the trading range. They are showing a lot of strength. So there was this expectation that the US economy will go into recession this year. I think those expectations have been pushed back a lot. They are no longer expecting a recession. They're expecting this to be a soft landing for US economy. I think that has really showed up the sentiment. So despite the political and economic challenges that there are for Europe particularly, I think international markets are doing fairly okay, and they should hold up to the best of my estimate. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.44 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $81.85 per barrel when reports last came in. पुनीत जी, यहाँ पर तेल बाजार पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। फिर से तेलों के दामों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। $85 प्रति बैरल से ऊपर चला गया ब्रेंट। क्या आने वाले दिनों में आसार कैसे हैं, खासतौर से सऊदी अरब के जो तेल कटौती के मतलब कह लें कि उसकी घोषणा है उसके मद्देनजर? बिल्कुल मनोज जी, देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगले 2-3 वर्षों में जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड और प्रचलित नहीं होता, मुझे लगता है ये कार्टेल जो है ओपेक का, वो तेल के दामों को ऊपर रखना चाहेगा और काफी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कट्स किए हैं और भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम प्रोडक्शन कट्स करेंगे। मुझे लगता है अभी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स ये क्रूड ऑयल प्राइसेस को ऊपर रखेंगे थ्रू कार्टेलाइजेशन लार्जली। यहाँ पर पुनीत जी एक छोटा सा पूरक सवाल ये भी बनता है कि भारत की जो तेल आवश्यकताएं हैं और उनमें जो विभिन्न देशों के साथ हमारी आपूर्ति संबंधी अनुबंध प्रक्रिया चल रही है, उसमें हम क्या स्थिति में हैं अभी, बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। देखिए अभी पिछले 1-1.5 साल तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल टाइट रोप वॉक करना पड़ा भारत को, लेकिन हमने बहुत अच्छे दामों पर ऑयल $60 से भी नीचे की कीमत पे हमने रशियन खरीदा था। हालांकि अब वो फैसिलिटी खत्म हो गई है रिसेंटली, पर मुझे लगता है भारत ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। हमारे पास अच्छे रिजर्व्स भी हैं, तो कोई क्राइसिस का शायद सिचुएशन नहीं होगी, पर चैलेंज तो रहेगा, हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा ये भी 2-3 वर्षों तक। आइए अंत में चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्देशीय कारोबार में अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक थोड़ी सी नरमी के साथ ₹51 घटकर 59,381 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी ₹415 कमजोरी के साथ ₹72,107 प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ी मजबूती देखी जा रही थी। सोने के भाव में नाइमेक्स पर सोना $1,967 प्रति औंस पर चल रहा था। यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। Thank you so much, Puneet ji. Now, quick look at the headlines before we close. With 6 coal mines in 4 states auctioned, a total of 92 coal mines have been auctioned so far under commercial auctions. To make India self-reliant in the defence sector, government signs 100 contracts with Indian vendors for defence equipment. And key domestic benchmark indices snap 3-day losing streak. Sensex gains 480 points, Nifty above 19,500. And that's all in this program. Namaskar. Market Mantra.